ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। नमस्कार, बिस्तक के बिस्ट टॉक में आपका स्वागत है। बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब वित्त मंत्री से उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। सभी की उम्मीदें होती हैं, किसी की पूरी होती हैं, किसी की नहीं। 1 फरवरी 2025 को आएगा ये बजट। अब इस बजट में क्या आ सकता है, किसकी क्या मांगे हैं और क्या आम आदमी को सबसे बड़ा मुद्दा ये कि टैक्स में रिलीफ मिलेगा कि नहीं, इसी मुद्दे को इस शो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति इस समय मिल जाए जिसका वित्त मंत्रालय में बहुत गहरा अनुभव हो काम करने का, अलग अलग वित्त मंत्रियों के साथ उन्होंने बहुत सारे बजट्स पे काम कर रखा हो, तो फिर आप ये समझ लो कि आपने बजट को समय से पहले ही डिकोड करना शुरू कर दिया। हमारे खास मेहमान का आज स्वागत करते हैं। सुभाष चंद्र गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी। सुभाष जी, बहुत शुक्रिया अब इस तक को अपना समय देने के लिए। सर, शुक्रिया रजत। मैं इस शो की जो शुरुआत है, ये हमारा पॉडकास्ट है, इसकी शुरुआत जो है, मैं ये जो बुक है जो आप हर बार बजट को डिकोड करके लिखते हो, 2 साल तो हो गए। हाँ, बजट 2024-25, और ये सर इसका साइज देख के समझ में आता है कि इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। बिल्कुल। ये कितना समय लगता है इस बुक को लिखने में? ये तो बहुत हैवी है। बजट देखिए, एक निश्चित डेट को पेश होता है, तो बजट बनाने में भी सारी व्यवस्था इस तरह से काम करती है कि उस दिन बजट पेश हो जाए। इसी तरह से मैं भी पूरी इस तरह से तैयारी करता हूँ साल भर कि 28 फरवरी तक ये मेरी किताब छप जाए। तो एक तो बनाने में टाइम बहुत, उसके बाद फिर इसको पढ़ने में तो देखिए आम आदमी तो नहीं पढ़ सकता है ये किताब, लेकिन अगर किसी को सीखना हो। रजत, ये सब चीज़ें बजट में सबके लिए नहीं होती। बजट जैसे अभी आप कह रहे थे कि बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप हैं, कंज्यूमर्स हैं, किसान हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, टैक्स पेयर्स हैं, नॉन टैक्स पेयर्स हैं, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, देश, इतने सारे लोग जुड़े रहते हैं बजट से। उनकी लाइफ उस पर थोड़ी कम ज़्यादा प्रभावित होती है, बट सब चीज़ जो बजट में होती है वो सबको नहीं अफेक्ट करती बराबर। तो आप इस किताब में भी जो पक्ष आपसे संबंधित है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए छोटे से छोटे लेवल पे देखिए, जो NREG में लेबर काम करता है, साल में 100 दिन काम कर सकता है हमारे नियमों के हिसाब से, एक परिवार में से एक व्यक्ति, तो उसको NRE में काम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, उसके लिए कितना बजट होता है, उसमें वेजेस कैसे तय होती है, उसको कितना मिल सकता है नहीं मिल सकता है, तो वो केवल NREG वाले बहुत बारीकियां इस किताब में देखने को मिलेगी, सरकार कैसे पॉलिसी ड्राफ्ट करती है। हाँ। तो सर, अभी तो मुद्दा ये है कि बजट आने वाला है, तो पहले तो ये बताओ कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस बार? कितना बड़ा चैलेंज है ये? हम स्लो डाउन की बातें सुन रहे हैं, इस समय इकोनॉमी स्लो डाउन से गुजर रही है, तो सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये यूनियन बजट? देखिए, हर बजट, ये देश है, बहुत बड़ा देश है, ये छोटा मोटा 140 करोड़ 145 करोड़ लोग इसमें रहते हैं, करीब 60 से 65 करोड़ वर्कमैन हैं जो काम करते हैं, वर्कर्स हैं, इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं, इतने कंज्यूमर्स हैं, सो ये बहुत बड़ा देश है। सरकार भी, अब जैसे हमारी इकोनॉमी का साइज़ अगर आप देखें तो तकरीबन 300-325 लाख करोड़ इकोनॉमी कुल मिला के समझिए कि हम सब 140 करोड़ लोगों की कुल मिला के कितनी आमदनी है, वो इकोनॉमी का साइज़ है। उसमें से सरकार करीब 48 से 50 लाख करोड़ रुपए टैक्स और दूसरे रूप से लेके खर्च करती है, तो सरकार बहुत बड़ा एक हिस्सा खर्च करती है। तो बजट हमेशा, चाहे इस साल का हो चाहे पहले कभी भी साल में हो, बजट हमेशा एक बड़ी सीरियस, बड़ी गंभीर और बड़ी उपयोगी एक्सरसाइज है। अब इस साल की बात करें अगर 25-26, तो कभी भी आप जब बजट बनाते हैं, लेके आते हैं अगले एक साल में सरकार किस चीज़ों पे कैसे टैक्स लेगी, किस चीज़ों पे खर्च करेगी, क्या नई नीति वगैरह बनाएगी, तो वो हमेशा इस चीज़ पे निर्भर करता है कि अभी हम कहाँ हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था में, हमारे देश के एम्प्लॉयमेंट वगैरह में कहाँ पे आपको ऐसे इम्पल्सेस देने की ज़रूरत है जहाँ पे सरकार अपने इंटरवेंशन के माध्यम से उसको गति प्रदान कर पाती है। अगर मान लीजिए देश में ये बना कि भाई देश में बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है,
तो आप एक योजना लेके आओ, जैसे पीएम आवास योजना है। अगर हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो रही है, तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम लेके आ जाइए। अगर आप ये देखते हैं कि देश में इलेक्ट्रिसिटी या गैस का चलन बढ़ाना चाहिए, तो आप उस तरह की कोई स्कीम लेके चले आइए। तो या देश में अगर आर्थिक वृद्धि की जो दर है, जो हम कलेक्टिव इनकम जो बढ़ती है, उसकी दर में गिरावट है, इंडस्ट्रीज़ के लिए डिमांड, उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम है, तो फिर आप ऐसे कुछ मेज़र करिए जिससे देश में कंजम्पशन बढ़े, डिमांड इम्प्रूव हो। अगर आप ये इन सब चीज़ों को देख के, तो अगर आप आज की स्थिति पे ध्यान दें, तो आज की स्थिति ये है कि लगभग कई सारे पैरामीटर्स जो हैं देश के आर्थिक, जो उसके बैरोमीटर समझ लीजिए, पैरामीटर समझ लीजिए, जो देश की आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा आपको देते हैं, वो उनमें काफ़ी पैरामीटर्स में परेशानी है। जैसे इन्फ्लेशन आप देखें, तो इन्फ्लेशन अभी रिटेल इन्फ्लेशन 5-5.5% चल रहा है। उसमें से अगर फूड का, मतलब खाने की चीज़ों का देखें, तो वो तकरीबन 8-9% चल रहा है। तो लोग परेशान हैं, लोग चाहते हैं कि इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो, तो सरकार भी चाहती है, क्योंकि इन्फ्लेशन पे बहुत सारा वोटिंग पैटर्न भी डिपेंड करता है कि कौन लोग, जो सरकारें ज़्यादा इन्फ्लेशन चलाती है, जनता उनको थोड़ा हटाने की तरफ चली जाती है। तो एक तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी कंसर्न है। दूसरी ग्रोथ जो है, ग्रोथ अभी आपने देखा सेकंड क्वार्टर में तो घट के केवल 5.4% ही रह गई थी ग्रोथ। और अभी एडवांस जो 2024-25 की ग्रोथ बताई सरकार की एजेंसी ने, वो 6.4% बताई। वो 6.4% भी लगता है मुश्किल होगा। तो ये कई सारी चीज़, रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आई थिंक सरकार काफ़ी निर्णय लेगी कि क्या करना चाहिए। पर जब ये पिछली बार का जो बजट आया था ना, तो उसमें सहयोगी दिलों को खुश करने की कोशिश की गई थी, तो ऑपोजिशन पार्टी ने बहुत सारे सवाल भी खड़े कर दिए थे कि ये तो जोड़ तोड़ की सरकार है और अपने मित्रों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। इस बार भी कुछ इसी तर्ज पे बजट बनता हुआ नजर आएगा, या फिर जैसे आप बोल रहे हो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा बजट का, तो क्या रिफॉर्म्स की गाड़ी को आगे बढ़ाएगी सरकार और ये जो सहयोगी दल हैं इनको खुश करने पे कम जोर होगा सरकार का? देखिए, अपोजिशन का काम भी ये है कि भाई जो भी बजट पेश किया जाए, उसमें कौन से एरिया ऐसे हैं जिसमें आप ये बता सकते हो कि सरकार यहाँ पे कमज़ोर है, या सरकार ऐसे कंप्रोमाइज़ कर रही है जिसको आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से किए थे। तो पिछले साल आपने देखा कि मई जून में जब इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, अलाइज पे डिपेंडेंस बढ़ गई थी, उनको साथ मिला के एनडीए की मेजॉरिटी थी। तो और इसलिए कुछ ऐसे कार्यक्रम, उस बजट भाषण को अगर आप पढ़ें, तो उसमें अपने अलाइज़ के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, दूसरे और स्टेट्स, उनके लिए काफ़ी कुछ अनाउंस किया गया था। तो इसलिए अपोजिशन को निश्चित रूप से एक ये मौका मिला ये कहने के लिए कि भाई ये तो सरकार बचाओ बजट है, अपनी सरकार को बचाने के लिए, इनको खुश रखने के लिए ऐसे कई सारे प्रावधान किए। स्टेट्स को जो कर्जा देती है, भारत सरकार को कर्जा देना नहीं चाहिए, स्टेट्स को बाज़ार से उठाना चाहिए, लेकिन एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है 3-4 साल पहले कि स्टेट को कर्जा देते हैं। तो पिछले साल स्टेट्स को जो कर्जा देने की अमाउंट थी वो काफ़ी बढ़ा दी थी, उससे भी उनको ऐसा लगा था। लेकिन अगर आप स्थिति में दें, क्योंकि अब वो प्रोग्राम चलने भी लगे हैं, उनमें से कुछ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। स्टेट्स का खर्चा जो बजट बनाया था उतना नहीं होगा, काफ़ी उसमें सेविंग्स होगी। हो सकता है प्रोग्राम अप्रूव करने में, डिलीवरी शुरू करने में थोड़ी देरी हो रही हो। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार के बजट में ये वाला पक्ष बहुत ज़्यादा सामने आएगा। जैसे मैंने कहा, जो दूसरी कंसर्न है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी पिछले साल सरकार ने काफ़ी बड़े प्रोग्राम अनाउंस किए,
बट ये भी मिसफॉर्चून है एक तरह से कि उन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार कुछ नहीं कर पाई। जैसे इंटर्नशिप स्कीम 1 करोड़ लोगों के लिए 5 साल में, फिर उसको घटा के ट्रायल वाली 1 लाख वाली स्कीम कर दी थी, वो भी इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुई है। और बाकी जो ELI जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए 3-3 बड़ी स्कीम्स 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बनानी थी, वो तो स्कीम बनी नहीं है अभी तक। तो अब इस बार का बजट में एम्प्लॉयमेंट पे तो आप क्या कहेंगे? आप नहीं, पिछले मैं बार वही तो एक प्रश्न है कि रोजगार के मौके बढ़ाना तो चाहती है सरकार, हाँ और अनाउंसमेंट भी हो गई बजट में बहुत बड़ी बड़ी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, और ये जो आप बोल रहे हो इंटर्नशिप प्रोग्राम वाला जो एक कंसेप्ट लेकर आई थी ELIs, सरकार। हाँ। हाँ। पर हुआ क्या उसके बाद? इतना समय निकल गया तो कुछ तो पॉलिसी आगे बढ़ी होगी ना। वही मैं कह रहा हूँ, दैट इज़ मिसफॉर्चून, अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है कि हम इतने जो हमारे मुख्य अनाउंसमेंट हैं, जो सबसे बड़े अनाउंसमेंट हैं जुलाई वाले बजट में, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमने जो प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे वो अभी तक हम नहीं उठा पाए। करीब करीब 5 महीने निकल गए। ये सवाल इस बार उठेगा कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए कह रहे थे हम इतना सब कुछ लाएं, आपने किया क्या? राइट। तो सरकार को थोड़ी मुश्किल होगी इस बात को डिफेंड करने में कि भाई आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोग्राम्स को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया। और इस दौरान और नई कंसर्न्स आ गई, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, रुपया गिर रहा है, आर्थिक विकास की दर कम हो रही है। तो आपका एक स्ट्रेटजी बनी थी कि आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए जिसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को काफ़ी बढ़ा रही थी पिछले 4-5 साल में। कम से कम बजट से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो काफ़ी बढ़ा रही थी। उसकी गति भी इस बार अनफॉर्चुनेटली अभी तक कमज़ोर है। हाँ, तो मैं वो इलेक्शन ईयर था पीछे, 11.11 लाख करोड़ रुपीस का कैपेक्स करेगी सरकार, की घोषणा हो गई थी। कितना उसमें से पूरा हुआ होगा चुनावी ईयर के चलते हुए? और इस साल वो जो आंकड़ा 11.11 लाख करोड़, वो कितना बढ़ सकता है? ये बढ़ेगा भी कि नहीं बढ़ेगा? उसमें देखिए, आपको 2 तरह से देखना चाहिए। एक तो ये देखना चाहिए कि 24-25 में 11.11 लाख करोड़ के मुकाबले क्या होगा, क्या हुआ। तो अभी तक हमारे पास नवंबर तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। नवंबर तक के आंकड़े में पिछले साल के मुकाबले, अगर जो पिछले साल जिस समय 10 लाख करोड़ का बजट था, 10 लाख करोड़ के मुकाबले जितना खर्चा पहले नवंबर तक हुआ था 8 महीने में, उसके मुकाबले लगभग 15% खर्चा कम है। तो मेरा अनुमान ये है कि इस बार 11.11 लाख करोड़ के मुकाबले सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर मुश्किल से 10 लाख करोड़ हो पाएगा। 1 लाख करोड़ की सेविंग्स हो जाएगी सरकार के पास। तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको आप समझते थे कि भाई ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा आपका कार्यक्रम ये है, PLI दूसरा था, लेकिन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो ये कार्यक्रम, उसमें आप खर्च, अगर अब मानते हैं कि अगर मान लीजिए 10 लाख करोड़ होते हैं तो आप अगले साल कितना बढ़ा के करना चाहेंगे, राइट। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आपके साधन, आपके टैक्स ग्रोथ ठीक से हो रही है। दूसरा, आप कर्जा और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते। सरकार ने कमिटमेंट किया हुआ कि कर्जा हम जो जिसको फिस्कल डेफिसिट में मापते हैं उसको अगले साल घटा के 4.5% ले आएंगे और कम कर देंगे। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो मुझे नहीं लगता कि अगले साल सरकार 12 लाख करोड़ से ज़्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर की घोषणा करेगी 2025-26। तो बिटवीन 12 लाख से 12.5 लाख करोड़ का बजट होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो वो एक तरह से काफ़ी डिप्रेसिंग चीज़ का सबूत हो। तो ये हम बजट में बहुत क्लोजली इस बार देखेंगे कि आपने बोला कि 11.11 लाख करोड़ कैपेक्स था पिछली बार, और इस बार जो हो सकता है वो 12 से 12.5 लाख करोड़ रुपए की फिगर आ सकती है कैपेक्स में। ये मैं दर्शकों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कुछ ऐसी फिगर्स हैं जिसको बहुत बहुत हाईलाइट करके दिखाया जाता है बजट में, और यही इंपॉर्टेंट है देश की अर्थव्यवस्था के लिए कि सरकार क्षमता विस्तार पर कितना, कैपेक्स पर कितना खर्च कर रही है। तो आंकड़ा आ सकता है 12 लाख से 12.5 लाख करोड़ रुपए। सर, ओवरऑल बजट कितने का आएगा? 48 लाख करोड़ का मेरे ख्याल से पिछली बार था पूरा बजट। तो इस बार आप कितना बड़ा बजट समझ रहे हो कि वित्त मंत्री पेश करेंगे?
मैंने जैसे कहा, दो चीज़ों पे काफ़ी डिपेंड करता है कि आपकी टैक्स की ग्रोथ कितनी है, टैक्स और नॉन टैक्स से आपकी आमदनी कितनी हो रही है, और दूसरा आप कितना कर्जा लेना चाहते हैं। ये दो कंस्ट्रेंट हैं जो बजट के साइज़ को तय करते हैं। इस बार जो टैक्स की वृद्धि है उसको देख के अगर आप चलें, सभी तरह के टैक्स मिला लें, डायरेक्ट टैक्स भी और इनडायरेक्ट टैक्स भी, तो लगभग ऐसा लगता है कि 10% से ज़्यादा टैक्स ग्रोथ नहीं होगी पूरे साल भर के लिए, उससे थोड़ी सी कमी रह सकती है। तो अगर पिछले बार 28 लाख करोड़ के आसपास की सरकार की टैक्स से आमदनी थी, तो आप 10% उसमें लगा लो तो 30-31 लाख करोड़ का वो। पिछले बार रिज़र्व बैंक से काफ़ी डिविडेंड आया था, इस बार उतना डिविडेंड नहीं आएगा। और एक डिसइन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा कार्यक्रम हुआ करता था पहले, लेकिन सरकार ने काफ़ी कम कर दिया है उसको। अगर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को भी नहीं बढ़ाती है तो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम से भी आपकी अगर आमदनी एक्स्ट्रा नहीं आती है, और आपका फिस्कल डेफिसिट अगर आप 4.5% पे रखते हैं, और इकोनॉमी को अगर आप मान लीजिए 350 लाख करोड़ के हिसाब से भी ले लेते हैं, तो इन सब चीज़ों को फलावट करें आप मोटा मोटी, तो 48 लाख करोड़ के मुकाबले तकरीबन 55 लाख करोड़ से ज़्यादा हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। 52.5 से 55 लाख करोड़ के बीच में टोटल बजट का साइज़ होना चाहिए। यानी कि सरकार जो खर्चा करेगी इस बार वो 52.5 लाख करोड़ से 55 लाख करोड़ रुपए का खर्चा कर सकती है। आमदनी कितनी होगी उसमें से? 30-32 लाख। उसमें से आप रफली 15 लाख करोड़ अगर मान के चलें लोन्स, फिस्कल डेफिसिट मान लीजिए, तो बाकी अगर 55 है तो तकरीबन आमदनी 40 लाख करोड़ मैक्सिमम, हर तरह की चीज़ को मिला के। और अगर लोअर साइड में चलें तो 38.5 लाख करोड़। सर, और ये बार बार हम फिस्कल डेफिसिट के ऊपर बात कर रहे हैं, ये जो सरकार बोल रही है 4.5% पे फिस्कल डेफिसिट ले आएंगे, उधारी की अभी जरूरत नहीं है, इतना पैसा आ रहा है, टैक्स कलेक्शन इतने स्ट्रांग देखने को मिल रहा है सरकार को कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ज्यादा उधारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैक्स बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है इस समय, वो गया। तो ये जो आंकड़ा दे रखा है कि FY26 में 4.5% का फिस्कल डेफिसिट लेकर आएंगे, आपको लग रहा है कि अचीवेबल है या फिर यहाँ पर भी समस्या बढ़ सकती है? देखो, आप के दर्शकों को भी शायद मालूम होगा कि देश का जो कानून है, हमारा एक कानून होता है, इसका नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट है। उसमें सरकार ने 2018 में चेंज करके, इसी सरकार ने 2018 में ये तय किया था कि देश का फिस्कल डेफिसिट जो है वो GDP के 3% से ज़्यादा नहीं होगा, राइट। और सेकंड टर्म में हर साल में 3% से ज़्यादा रहा है। एक साल तो 9% भी हो गया था, 3 साल करीब करीब 6% से ऊपर रहा, और एक साल करीब 4% से ऊपर रहा। तो फिस्कल डेफिसिट तो सरकार ने सेकंड टर्म में बहुत ज़्यादा चलाया है जी। उसके काफ़ी ख़राब कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। इंटरेस्ट पेमेंट्स बहुत बढ़ गए हैं देश में। इन्फ्लेशन का जो एक समस्या है उसका एक कारण ये भी है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, उसका एक कारण ये भी है। इंटरेस्ट रेट जो हायर हैं उसका एक कारण ये भी है, राइट। तो अगर आप आइडियल और राइट और जो स्टैट्यूटरी कानूनी स्थिति के हिसाब से चलें तो फिस्कल डेफिसिट 3% होना चाहिए। लेकिन जब 2021-22 में बजट पेश करते समय वित्त मंत्री जी ने 9% बढ़ा दिया, तब उन्होंने कहा कि भाई 25-26 तक हम इसको 4.5% ले आएंगे। 4.5% भी जितनी हमारी देश की क्षमता है फिस्कल डेफिसिट के लिए, उससे 50% ज़्यादा है। अब आप 4.5% में भी नहीं लाएंगे 5 साल होने के बाद, उस जब कोविड की क्राइसिस के 5 साल बाद होने में, तो आप मेरे ख्याल से सरकार की क्रेडिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा विपरीत असर पड़ता है। इसलिए 4.5% तो सरकार लाएगी। अगर ये नहीं लाती है तो इसका मतलब आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। वो स्थिति मुझे नहीं लगता होगी। तो 4.5% पे से सरकार एक्सीड नहीं करेगी, ऐसा मेरा सोचना है। अच्छा, सरकार ज़्यादा खर्चा कहाँ पर करेगी? मतलब बहुत ज़्यादा अगर मानेंगे इस बजट में खर्चा हो सकता है, तो क्या वो जो पॉलिसीज़ हैं जो सरकार ने बना रखी हैं, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़, सोशल रिफॉर्म्स, वहाँ पर खर्चा करेगी, या फिर कुछ इंडस्ट्री को भी देने की कोशिश करेगी जिससे इंडस्ट्री फ्लरिश करे और
वहां पर क्षमताएं बढ़ती हुई नजर आए, देश की उन्नति हो? देखिए, एक बात हमें और ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे 48 लाख करोड़ जैसे इस साल का बजट था, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो ऐसी स्कीम्स पे और मुद्दों पे खर्च होता है जो एक तरह से चल रही हैं और वो चलेंगी, उनको आप बंद नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंटरेस्ट है, राइट। अब इस साल के बजट में 12 लाख करोड़ के आसपास का कर्जे पे इंटरेस्ट देने का प्रावधान है। अब अगले साल ये बढ़ के 13.5 से 14 लाख करोड़ हो जाएगा, क्योंकि जो हमने 150 लाख करोड़ से ज़्यादा हमारा कर्जा है देश के पास, उस कर्जे पे जो आप इंटरेस्ट देते हैं वो इंटरेस्ट तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये ऐसी इसी तरह से कई और पेमेंट्स हैं, पेंशन्स के पेमेंट हैं या जो सैलरीज़ के पेमेंट हैं, वो आप करते रहे। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा एमजी नरेगा है, एजुकेशन है, हेल्थ है, पीएम किसान है और बहुत सारी स्कीमें वो चलती रहती। तो जो सरकार के पास एक तरह से कुशन होता है कि भाई कोई नया कोई कार्यक्रम लाएं या कोई नया खर्चे के बारे में प्लान करें, वो बहुत बड़ा नहीं होता। आप ये मान के चलिए रफली 5 से 10% मैक्सिमम ऑफ द बजट साइज, यही सरकार के पास कुशन रहता है नई चीज़ शुरू करने के लिए। तो आपके सवाल में कि दो जवाब हैं मेरे पास। एक तो ये कि लगभग 45 से 50 लाख करोड़ के कार्यक्रम तो जो अभी भी चल रहे हैं वही चलेंगे, और 4-5 लाख करोड़ के कार्यक्रम में सरकार क्या नया ला सकती है उस पर हम विचार कर सकते हैं। उसके लिए हमें सरकार का इंतज़ार करना। आम आदमी को कुछ मिलेगा इस बजट से? कि पिछली बार भी उम्मीद ही रह गई थी, कुछ बहुत बड़ी घोषणाएं तो नहीं हुई थी आम आदमी के लिए, तो टैक्स रिलीफ मिल सकती है कि नहीं इस बजट? अब आम आदमी आप दो तरह से मान के चलिए। एक तो आप जैसे आपने कहा टैक्स रिलीफ, तो टैक्स रिलीफ तो वो आम आदमी है जो टैक्स देता है, ठीक है। और दूसरा वो आम आदमी जो गरीब है, जिसके पास खाने का भी पूरा साधन नहीं है, उसको क्या मिला, राइट। तो टैक्स साइड जो टैक्स वाली बात आप कह रहे हो, तो टैक्स साइड में क्या रिलीफ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उस साइड से मिलती है। और जो गरीबों को और जो इंडिजेंट हैं और जो जिनके पास साधन कम है, उनको एक्सपेंडिचर साइड से रिलीफ मिलती है। तो मैं आपको टैक्स साइड से, क्योंकि आपका सवाल टैक्स साइड का था, एक बहुत बड़ी डिमांड है और बहुत बड़ी बात काफ़ी लोग मिडिल क्लास की तरफ से करते हैं कि भाई टैक्स की जो रेट्स हैं और जो टैक्स में मिनिमम एग्जाम्पशन जो था वो 2-2.5 लाख रुपए 10 साल से चला रहा है, उसको आप नहीं बढ़ा रहे हैं। और टैक्स की रेट जो है, जैसे 10 लाख रुपए की आमदनी से ऊपर ही आपको 30% टैक्स लग जाता है, राइट। अब आज के दिन 10 लाख रुपए की आमदनी फॉर मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। 1 लाख रुपए प्रति माह की आमदनी भी ना हो और उसके ऊपर आपके ऊपर 30% टैक्स लगता हो तो आपको ख़राब लगता है। इस बात से सरकार कॉन्शियस रही है। और अगर आप 2019-20 के इंटरिम बजट की तरफ जाओ तो पहली बार सरकार ने ये तय करके कि भाई 5 लाख रुपए तक की आमदनी जिसकी है उसको हम टैक्स रिलीफ दे के वगैरह वगैरह करके आपको उसको टैक्स से फ्री कर देंगे, ठीक है। वो अब बढ़ के करीब 7 लाख 7.5 लाख रुपए हो गई है। तो 7-7.5 लाख रुपए तक के आमदनी को तो टैक्स नहीं देना पड़ता। हमारे देश में तकरीबन 10 करोड़ लोग हैं जो टैक्स रिटर्न भरते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं। तो इनकम टैक्स करीब 10 करोड़ लोग हैं जो टैक्स रिटर्न भरते हैं। अब 10 करोड़ में से एक्चुअली टैक्स केवल 3 करोड़ ही देते हैं। 7 करोड़ उसमें आ जाते हैं जो 7 लाख 7.5 लाख रुपए तक की आमदनी में, और उनके जो छोटे मोटे और एग्जाम्पशन हैं उसको मिला के वो उससे फ्री हो जाते हैं। तो 3 करोड़ लोग जो हैं वो उम्मीद कर रहे हैं, जो टैक्स देते हैं वो उम्मीद करते हैं कि इस टैक्स में थोड़ी सी राहत मिले, और उनकी कुछ सीमा तक ये बात जस्टिफाइड भी है। तो मेरे हिसाब से अगर सरकार 3 चीज़ें करे तो उनको रिलीफ मिलेगी। नंबर 1 तो ये जो 2 रेजीम बना रखी हैं, एक नई टैक्स रेजीम, एक पुरानी टैक्स रेजीम, इन दोनों को मर्ज कर दीजिए, और मर्ज करके जो कंसेशंस पुरानी स्कीम में चल रहे हैं वो अब बहुत ज़्यादा नहीं रह गए। जैसे आपके हाउसिंग पे इंटरेस्ट सब्सिडी है, या आपके
मेडिकल पे कुछ छूटे हैं। एटीसी भी है पुरानी में। नो, एटीसी पुरानी, उसको तो आप नहीं चालू रख सकते, उनको छोड़ दीजिए। जो चीज़ें जो बड़ी कुछ रिलीफ मिलती हैं, जैसे मैंने आपको बताया इंटरेस्ट या मेडिकल या इस तरह की, ऐसे 5-7 चीज़ों को रखते हुए बाकी सब ख़त्म कर दीजिए सबके लिए, और उसको टैक्स रिजीम को एक बना दीजिए, राइट। तो लोगों को रिलीफ मिलेगी। दूसरा, आप ये जो मिनिमम टैक्स का थ्रेशोल्ड है वो अभी जो 7 लाख से कम वालों के लिए तो ज़्यादा है, और 7 लाख रुपए जो उनसे ज़्यादा इनकम वालों के लिए उनके लिए कम है। इसको बढ़ा के 4 या 5 लाख कर दीजिए सबके लिए, राइट। सो ये दूसरी चीज़ जिससे आप सबको रिलीफ दे सकते हैं। और तीसरी चीज़, अगर आप ये जो 10 लाख पे अभी 30% टैक्स आ जाता है, इसको अगर बढ़ा के 25 लाख की तरफ ले जाएं कि 25 लाख रुपए से ज़्यादा आमदनी पे ही 30% किक इन होगा, तो मेरे ख्याल से मिडिल क्लास को एक बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा। उसका थोड़ा असर पड़ेगा सरकार की टैक्स पे, बट उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ये जस्टिफाइड है, ये उनको मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल से जैसे पहले का भी अनुभव है कि अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, रीजनेबल टैक्सेशन रेट बना देते हैं, तो उससे बहुत सारे लोग जो अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं वो भी डिस्क्लोज़ करने लग जाते हैं, और आपकी टैक्स का भी नुकसान नहीं होता। टैक्स के साइड में जो दूसरी मुद्दा है, जिससे जैसे अब हम जीएसटी वगैरह है, पेट्रोल पे टैक्स है, राइट, ये सब लोग देते हैं। ये केवल 3 करोड़ या 10 करोड़ लोग नहीं करते, ये सब देते हैं। छोटे से छोटा आदमी भी जब भी कुछ ब्रेड खरीदने जाता है या कुछ भी दाल खरीदता है या कुछ और चीज़ें खरीदता है, तो उस पर वो टैक्स देता है, राइट। तो अगर आप जीएसटी रेट्स, बट जीएसटी जो है वो अब भारत सरकार के नियंत्रण में अकेले में नहीं है, उसके लिए जीएसटी काउंसिल को अधिकार दिया है। लेकिन पेट्रोल और डीजल आपके पास है, राइट। पेट्रोल और डीजल पे बहुत टैक्स है, राइट। तो आप कुल मिला के जीएसटी काउंसिल में जाके और इधर पेट्रोल डीजल पे काम करते हुए अगर आप थोड़ा सा इसको रीजनेबल करें, बजाय इन चीज़ों में कि भाई ये पॉपकॉर्न पे 3 तरह के टैक्स लगेंगे, 5 तरह का ये होगा, रेजीम को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, और मिडिल जो रेट है 16-18% के आसपास की, उसको अगर 12 और 18 के बीच में कहीं ला के लोगों को इस सिंप्लीफाइड टैक्स रेजीम की तरफ ले जाएं और कुछ रिलीफ दें, तो ठीक है। इससे मुझे नहीं लगता नुकसान होगा टैक्स में भी। तो ये तो टैक्स साइड की बात है। एक्सपेंडिचर साइड बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम अक्सर चर्चा नहीं करते। बिकॉज एक्सपेंडिचर साइड से हम लाखों करोड़ों गरीबों को और जो कम आमदनी के लोग हैं उनको रिलीफ देते हैं, उन तक सरकार के योजनाएं के माध्यम से मदद पहुंचाते हैं। चाहे हाउसिंग की स्कीम हो, चाहे उज्ज्वला जैसी स्कीम हो, चाहे एमजी नरेगा जैसी स्कीम हो, ये जो सारी स्कीम्स हैं इन पे आप ये मैंने इस किताब में बहुत विस्तार से बताया हुआ है। लगभग 12 लाख करोड़ रुपया सरकार खर्च करती है। 48 लाख करोड़ में से 11-12 लाख करोड़ इन सभी स्कीम्स पे खर्च करती है, ठीक है। इसमें एजुकेशन भी शामिल है, हेल्थ भी शामिल है, फूड सब्सिडी भी शामिल है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी भी शामिल है। ये सब उन्हीं के पास जाता है जो लोग अपेक्षाकृत कमज़ोर हैं, जिनकी आमदनी कम है, जो गरीब हैं। इन कार्यक्रमों की फाइन ट्यूनिंग काफ़ी हुई है सरकार में पिछले 7-8 साल में, और इसकी रीच भी जो है वो बहुत लोगों तक पहुंची। अब अगर 3-3.5 करोड़ मकान बने हैं, 15-16 करोड़ आपके नल के कनेक्शन पहुंचे हैं लोगों तक। उज्ज्वला स्कीम में लगभग 30 करोड़ में से 15-16 करोड़ जो हैं वो उज्ज्वला स्कीम के माध्यम से पहुंचे हैं। तो ये जो कार्यक्रम है जिससे लोगों को सीधा बेनिफिट मिलता है, उन कार्यक्रमों को और स्ट्रेंथन करने में, और अगर आप रेशनलाइज करके जो असलियत में गरीब है, अब आप ये सोचिए कि 81 करोड़ लोगों को हम फूड सब्सिडी देते हैं। क्या 80-81 करोड़ लोगों को फूड सब्सिडी देने की ज़रूरत है क्या? अब ये तो आप बताएं कि 80 करोड़, मेरे ख्याल से, और इसको तो कई बार चुनावी दंगल में नाम दे दिया जाता है कि रेवड़ी कल्चर है। नहीं, ये तो आप ही दे रहे हैं, मतलब ये भारत सरकार, बीजेपी सरकार दे रही है, और रेवड़ी का आरोप तो दूसरों पे है। तो
सबसे बड़ी रेवड़ी अगर ये फूड सब्सिडी है 81-82 लाख करोड़ लोगों को देने की, तो वो तो आप ही दे रहे हैं। और वो 1-2 रुपए चार्ज हुआ करते थे, वो भी ख़त्म कर दिए। अब तो फ्री देते हैं पूरा। तो फ्री भी देते हैं, उससे कुछ लागत नहीं लेते, उससे फिर उसको मजबूरी जो खाना, अब वो अगर चना या बाजरा या मक्की खाता है तो भी उसको, चूँकि यहाँ फ्री अनाज मिलता है, चावल और ये क्या कहते हैं आपकी गेहूँ, तो ये जब आप फ्री में, तो वो भी फ्री लेके इसको खाने के लिए के दिशा में जाता है। ठीक है, तो आप इन सबको रिफॉर्म करिए। अगर सीरियल्स को देखिए, ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है देश में। एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनती है कि उसमें न्यूट्रिशन को आधार मानती है, यानी कि कितना उसने अनाज खाया, न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए देश की मेल न्यूट्रिशन की, स्टंटिंग की स्थिति क्या है, बच्चों की, महिलाओं की, पूरे देश की, उसके हिसाब से हम बहुत बुरी हालत में हैं। तो अगर आप ये रिफॉर्म करें कि भाई 80-85 करोड़ की ज़रूरत नहीं है, आप इसको 20-25 करोड़ तक लोगों तक ले आएँ, और उन 20-25 करोड़ लोगों को अनाज के साथ साथ आप दूसरी चीज़ें जिससे न्यूट्रिशन, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, आपकी और चीज़ें हैं, उन सबको पहुंचाएं उन तक। तो ये कार्यक्रम न केवल देश के जो वास्तविक गरीब हैं उनको मदद पहुंचाएगा, बट वो लोग, और सरकार का खर्चा भी नहीं बढ़ेगा। तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन या सोशल वेलफेयर या फ्री बीज जिसको आप हम सब कहते हैं, इन कार्यक्रमों पे अगर आप 10-12 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हो साल में, तो उसको अगर प्रोडक्टिवली और वेल टारगेटेड कर दें तो उसके परिणाम भी बेहतर आएंगे और देश की वित्त और बजट पे भी विपरीत असर नहीं पड़ा। अच्छा, लेकिन एक और मुद्दा इस समय बहुत ज़्यादा गहरा गया है इंडियन इकोनॉमी, आपने उसको चर्चा भी की, रुपया लगातार गिरता चला जा रहा है। सब कुछ आरबीआई के हवाले कर दें, अभी तो नए गवर्नर साहब भी आए हैं आरबीआई के, तो उनके हवाले कर दें कि रुपये को संभालो किसी भी तरीके से, या फिर सरकार भी कुछ करेगी इस बजट में, टैरिफ्स ज़्यादा लगा सकती है, इंपोर्टेड गुड्स पे कुछ भी कर सकती है, रुपये को संभालने के लिए क्या कर सकती है सरकार? देखिए, रुपया की संभालने वाली जो धारणा है कि संभालना, रुपया और डॉलर की जो प्राइस है वो आप किसी भी दूसरी कमोडिटी, जैसे आप बाज़ार में शर्ट खरीदने जाते हैं तो शर्ट की भी प्राइस तय होती है दोनों डिमांड और सप्लाई के आधार पे। उसी तरह से भी डॉलर की रुपये में प्राइस क्या है, वो भी डॉलर और रुपए की डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आपके यहाँ दुनिया से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है, यहाँ से कितना पैसा बाहर जा रहा है, शिक्षा, ट्रेवल, किसी भी मुद्दे पे ले लीजिए। और उसको देखते हुए अगर आपकी डॉलर की डिमांड ज़्यादा है और डॉलर की सप्लाई कम है तो रुपया गिरेगा, अगर आप उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। राइट, तो इंटरफेरेंस या आप उसको रेगुलेट या आप उसको कैलिब्रेट, जो भी आप भाषा इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। उसके लिए सरकार के पास कुछ साधन है। सरकार इंपोर्ट्स पे अगर मान लीजिए रोक लगा देती, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, इस तरह के मेजर्स करने नहीं चाहिए, बट थियोरेटिकली अगर आप इंपोर्ट्स पे रोक लगा दें तो आपकी डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी। फ़र्ज़ करिए केवल समझने के लिए सरकार ये पेट्रोलियम क्रूड का इंपोर्ट बैन कर दे, ये कैसे होगा? संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। संभव नहीं है। तो 180-200 बिलियन डॉलर की डिमांड खत्म हो जाएगी, लेकिन ये संभव नहीं, करना भी नहीं चाहिए। राइट, या हम एडिबल ऑयल खाते हैं, राइट, पल्सेस में हमारे पास कम है, सरकार बंद कर देगी, हम पल्सेस भी नहीं इंपोर्ट करेंगे और हम ये एडिबल ऑयल भी नहीं इंपोर्ट करेंगे। राइट, तो आपकी डिमांड तो घट जाएगी, लेकिन आपकी देश की हालत और लोगों की हालत और लोगों की खुशी ख़त्म हो जाएगी, तो आप वो नहीं कर सकते। राइट, इसी तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए तो आप कितने भी कदम उठा लीजिए, कर लीजिए, लेकिन एक्सपोर्ट को उठाने के लिए अगर आप खर्चा बहुत करते हैं, कई तरह के इंसेंटिव्स वगैरह इनके रूप में, तो आपकी फिर वित्तीय हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन एक्सपोर्ट तो थोड़े होने चाहिए।
बट कुल मिला के अगर आप देश की स्थिति देखें तो हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों तरह की चीज़ें, गुड्स और सर्विसेज दोनों को मिला के देखते हैं तो हमारी देश की स्थिति ये है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। हमको एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए, घरेलू डिमांड, हमको नहीं, घरेलू चाहिए- मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा कर देना चाहिए, चाहे तो वो आप कुछ एग्रीकल्चर भी- पे हो या फिर हाँ, इंडस्ट्री पे। चाहिए तो आप कुछ भी, आप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे दीजिए, आपने कई सारी PLI स्कीम्स लेके आ गए, आप एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए रोड टैप और कई तरह की और स्कीम्स लेके आते हैं, कंसेशंस देते हैं, बेनिफिट देते हैं, आप वो सब कर सकते हैं, लेकिन वो उससे एक्सपोर्ट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये अलग चीज़ है। केवल आप स्कीम ला दें, अब आप ये देखिए मर्केंटाइज एक्सपोर्ट जो है वो हमारा 2022-23 में कोविड के बाद में काफ़ी 2021-22 में और 22-23 में काफ़ी बढ़ा, पर उसके बाद रुक गया। पिछले साल तो घट गया था मर्केंटाइज एक्सपोर्ट, इस बार भी अभी तक 9 महीने में केवल 1-1.25% बढ़ा है। उस सब के बावजूद जो हम इतनी सारी स्कीम्स अनाउंस करते हैं और चलाते हैं, उसके बावजूद ही, जबकि इंपोर्ट्स आपके बहुत ज़्यादा अभी भी हो रहे हैं, राइट, चाहे चाइना से, चाहे दुनिया में सब तरफ से। तो स्कीम लाना और कोशिश करना और उसका एक्चुअली इफ़ेक्ट होना दोनों अलग अलग चीज़ें। तो हकीकत ये है कि हम एक्सपोर्ट वाले जो ट्रेड अकाउंट है उस फ्रंट पे हमारी डिमांड ऑफ डॉलर ज़्यादा है और सप्लाई ऑफ डॉलर कम है। तो अब हम उसको कैसे पूरा करें? पहले हमने डिस्कस किया वो मेजर्स वगैरह वो नहीं करने चाहिए, इकोनॉमी पे आप इस तरह के मेजर्स लेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ता है। हम दूसरा जो उसका कदम उठाते हैं वो है कि कैपिटल अकाउंट में हमारे पास फ्लो आ जाए, FDI आ जाए, FPI आ जाए, राइट। उस तरह के फ्लोज को अगर आप ECBs से पैसे आ जाएं, तो अगर कैपिटल अकाउंट में आपके पास पैसे ज़्यादा आ जाएं, डॉलर ज़्यादा आ जाएं, तो आप जो उसमें जो डेफिसिट है उसकी भरपाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कोशिश कर रहे हैं। अब इस समय ये हो रहा है कि करंट अकाउंट में तो परेशानी है ही, कैपिटल अकाउंट में फ्लोज रुक गए। आपने देखा FPIs के फ्लो पिछले, अब मैं वही बोल रहा था, आपने बहुत ही ज्यादा दुखती रख पे हाथ रख दिया है। ये FDI रुकी हुई है। हाँ, FDI में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। FDI तो खैर लॉन्ग टर्म पैसा है, जो हॉट मनी है FPI वाली जो है, जो वो स्टॉक मार्केट से बाहर निकली, बिल्कुल रुपए के गिरते अभी इस महीने अभी 16-17 दिन ही हुए हैं, 16 दिन में तकरीबन 30-32 हज़ार करोड़ रुपया चला गया है। तो इस बार स्टॉक मार्केट के लिए कुछ टैक्स लगेंगे, कैपिटल गेन टैक्स जो पिछली बार लगे थे, और STT में जो बढ़ोतरी कर दी थी F&O ट्रेडिंग के ऊपर, इस बार भी कुछ ऐसी अनाउंसमेंट होगी, या फिर बाजार की कंडीशन ही वैसी नहीं है कि वित्त मंत्री बोले चलो इस बार तो बख्श दो, इस बार कुछ नहीं करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता उस पर कोई और कदम उठाया जाएगा। पिछले बार सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया। देखिए ये भी एक हमारे, ये अलग सब्जेक्ट है, इसका सीधा रुपए उतना असर नहीं पड़ता। हमारे यहाँ जो कैपिटल गेन्स की रजीम है उसमें काफ़ी डिस्टोर्शंस थे। सरकार ने पिछले साल कई डिस्टोर्शंस तो ठीक किए। एक चीज़ पे इतना टैक्स लगता है, दूसरी चीज़ पे इतना टैक्स लगता है, तीसरी चीज़ पे अलग टैक्स लगता है, एक में हम इंडेक्सेशन देते हैं, दूसरे में नहीं देते हैं, तीसरे में आधा देते हैं, एक में साल भर में लॉन्ग टर्म कैपिटल मान लेते हैं, दूसरे में 2 साल में कैपिटल। ये सब अलग अलग असेट, चाहे रेसिडेंस हो, फ्यूचर्स मार्केट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, दूसरी और असेट्स हो, रियल एस्टेट हो, इन सब चीज़ों पे असेट तो असेट है, उसमें अलग अलग जगह पे काम करने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लिस्टेड पे अलग है, अनलिस्टेड पे अलग है, ये सब डिस्टोर्शन सरकार ने कोशिश की पिछले बार कम करने की, तो मैं उसकी बड़ी साधुवाद देता हूँ। कदम काफ़ी, और सरकार ने बड़ी अच्छी तरह से पिछले बार छोटा सा एक कंप्रोमाइज़ करके केवल जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स को छोड़ के पूरा का पूरा पैकेज जो था वो कैपिटल गेन्स का बनाए रखा, राइट। बट वो हो गया, वो लॉन्ग टर्म है, हर साल उसमें टिंकर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बार मुझे नहीं लगता कोई उस चीज़ पे टिंकर करेगा। और ये जो आपने फ्यूचर्स और ऑप्शंस की बात की, वो सरकार के पास केवल एक टैक्स टूल है। सेबी के पास बहुत सारे और टूल्स हैं कि उसको, उस मार्केट को कैसे रेगुलेट किया जाए और कम किया जाए। उसमें भी देखिए कॉम्प्लिकेशंस बहुत आते हैं। मान लीजिए करेंसी है, आप करेंसी में डेरिवेटिव्स मार्केट इंडिया में नहीं चलाने थे, मान लीजिए आपने तय कर दिया, या आपने क्या केवल अगर
आपका रियल एक्सपोजर है, अंडरलाइंग जिसको कहते हैं कि भाई अगर आपने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप अभी से ख़रीद लीजिए और डेरिवेटिव्स में कम से कम हेज कर लीजिए, राइट। तो उसको अंडरलाइंग को छोड़ के भी बहुत सारा इसमें ट्रेड होता है, उसकी रुपये की डायरेक्शन को देखते हुए रुपए का, और वो लिक्विडिटी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ बंद कर देते हैं तो क्या होता है, विदेश में जिसको हम नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, विदेश में ये सारा ट्रेड शुरू हो जाता है, राइट। अब उसको एक समय ऐसा आ गया था देश में डेरिवेटिव्स का तकरीबन करेंसी में 60-70% जो ट्रांजैक्शन है वो विदेश में हो रहे थे। फिर सरकार ने कदम उठाए 3-4 साल पहले। अब कुछ तो यहाँ पे भी डोमेस्टिक मार्केट में भी अलाउ कर दिया था, अब उसको थोड़ा टाइटन किया है। लेकिन अब अभी जो गिफ्ट सिटी में जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर है, वहाँ पे आप नॉन डिलीवरेबल ट्रेड कर सकते हैं। तो उससे, क्योंकि इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं करना चाहिए। वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, स्पेकुलेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा, अगर और ज़्यादा स्पेकुलेशन हो जाए तो कई देश हैं दुनिया में जिनमें इफ़ेक्टिवली दो रेट काम करती हैं। एक तो ऑफिशियल रेट क्या है और दूसरी ब्लैक मार्केट रेट क्या है, राइट। आप ऐसी स्थिति नहीं चाहते, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड परेशानी हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार बजट में सरकार इन दोनों फ्रंट पे कुछ और करेगी। सर, इस चर्चा को समराइज करते हुए आखिरी प्रश्न होगा, अगर आपको बजट बनाना होता है ये वाला जो अभी पेश होने वाला है 1 फरवरी को, तो टॉप 3 चीजें आप जो बहुत ध्यान में रखते हो। वित्त मंत्री बोलते हैं ना, जैसे ही वो बजट स्पीच शुरू करते हैं तो बोलते हैं ये हमारे 9 हाईलाइट पॉइंट्स। मैं आपसे 3 हाईलाइट पॉइंट्स पूछता हूँ कि 3 ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनको आप बहुत इस बजट में स्पेशली जिसके ऊपर आप एम्फेसाइज करना चाहोगे। तो मैं देखो, आपको बजट के 3 साइड होते हैं। बजट का एक रेवेन्यू साइड है, एक एक्सपेंडिचर साइड है और एक बजट साइड है। तो मैं तीनों के लिए मेरे हिसाब से जो होना चाहिए उसमें तीनों पे एक छोटी छोटी तरह से आपको बता देता हूँ। लेट मी स्टार्ट विद डेफिसिट। डेफिसिट में मैं 2 चीज़ें करना पसंद करता। एक 25-26 का डेफिसिट 4.5%, और दूसरा 29-30 के लिए मैं एक प्रोग्राम अनाउंस करूँ कि 29-30 तक हम फिस्कल डेफिसिट को 3% पे ले आए। डेफिसिट में मेरा ये स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी। रेवेन्यू साइड में अभी हमने चर्चा की, इनकम टैक्स रेजीम को आप रिफॉर्म करिए, तीनों जो कदम मैंने बताया आपको वो उठाइए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में उस तरफ बढ़िए, आप इसको पेट्रोल डीजल के टैक्सेशन को रीजनेबल करिए, और जीएसटी टैक्सेशन को स्ट्रीमलाइन करने, रिफॉर्म करने के लिए जीएसटी काउंसिल के साथ काम करके इसको एक समय सीमा में हम तय कर देंगे। ये आप अनाउंस करिए ऑन द रेवेन्यू साइड। रेवेन्यू साइड में एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है जो मैं अगर मुझ में अधिकार हो करने का, आई विल रिवाइव द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम मैसिवली। मैंने एक लिखा भी एक है कि हमारे जो PSUs के शेयर्स हैं उनकी वैल्यू बहुत बढ़ गई थी, अब वो लगातार घटे जा रही, हम मौका भी ख़त्म कर दे रहे हैं। हम आराम से 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट से रेज कर सकते हैं। तो मैं डिसइन्वेस्टमेंट कार्यक्रम को वापस से रिवाइव करके 1.5 से 2 लाख करोड़ की रेवेन्यू इससे और कैपिटल रिसीट्स इससे अर्न करने की कोशिश। एक्सपेंडिचर साइड में मेरा ये मानना है कि जो कैपेक्स प्रोग्राम है वो कैपेक्स प्रोग्राम दिखाने के लिए ज़्यादा है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी कमज़ोर है। अब BSNL को हम इस बार भी 84-85 हज़ार करोड़ रुपया कैपिटल साइड में देने का प्रावधान किया। पिछले साल भी कुछ किया था 25-30 हज़ार करोड़। BSNL वगैरह ये ऐसे मृतप्राय ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ज़िंदा रहने का कोई लॉजिक नहीं, कोई इकोनॉमिक लॉजिक नहीं है। इन पे पैसे वेस्ट करने नहीं चाहिए। इसी तरह से रेलवे में जो कैपेक्स की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है, रोड की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बड़ी अच्छी है। तो आप रोड प्रोग्राम को बढ़ाइए, रेलवे प्रोग्राम को घटाइए, BSNL के प्रोग्राम को घटाइए। तो कैपेक्स को रेशनलाइज करके अगले साल, जैसे मैंने आपसे कहा सरकार तो शायद 12 लाख करोड़ कर दे, बट मैं इसको 10 लाख करोड़ से नीचे ही रखता, और ये सारे जो वाहियात के से एक्सपेंडिचर्स हैं उनको ख़त्म कर दें। रेवेन्यू साइड में जैसे आपको सबसे बड़े रिफॉर्म्स टू माई माइंड, आप एग्रीकल्चर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मामला। कई तरह की इनपुट सब्सिडीज़ हैं, कई MSP रिलेटेड सब्सिडीज़ हैं, फूड सब्सिडीज़ हैं,
इन सब को डायरेक्ट पेमेंट भी हो रहे हैं पीएम किसान के माध्यम से। ये इतनी कंफ्यूज्ड और कॉम्प्लिकेटेड रेजीम के बजाय अगर आप एक सिंपल रेजीम कर लीजिए, या तो एक आप इफ़ेक्टिव एमएसपी रेजीम कर लीजिए जिसमें आप फिर इन्फोर्स करें, निश्चित रूप से श्योर करें कि उससे कम दाम पे देश में अनाज हो चाहे दूसरी फसल हो ना बिके, और या केवल एक इस पे चले जाइए जो डायरेक्ट कि भाई एक हेक्टेयर पे आप ये ले लीजिए 10,000 15,000 जो भी आप तय करें, हम आपको ये बेनिफिट देते हैं। बाकी सारा बाज़ार जो है वो ओपन मार्केट है, आप प्रोड्यूस करिए जो भी आप उगाना चाहें उगाइए, और उसके बाद जहाँ बेचना चाहें बेचिए, राइट। तो ये क्लैरिटी करके पूरी जो एग्रीकल्चर रेजीम है सरकार के इन्वॉल्वमेंट की, उसको बहुत रेशनलाइज करने की ज़रूरत है। तो ये संक्षेप में या विस्तार में जैसे समझिए, आई वुड पुट देम एज द बिग प्रायोरिटी। तो जितना वित्त मंत्री बोलेंगी इस बजट में, उसको हम अभी इसी समय डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे कि जो वो एक्सपेक्ट जो आप उस बजट में कर सकते हो, वो क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। इतनी बेहतरीन तरीके से आपने समझा दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को ये जो हमारा ये शो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये हमारा पहला पॉडकास्ट था जो हमने आपके साथ किया, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिली। हमेशा से ही आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, और उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो बजट हो वो देश की उन्नति को बढ़ाने वाला और ग्रोथ को बढ़ाने वाला हो। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद रजत, Thank you, sir. धन्यवाद, Thank you. शुक्रिया।